तो मेरे भाई वन पीस सीरीज में होली नाइट्स का जो इंक्लूजन था पूरे स्टोरी लाइन में, वो मेरे को लगता है कि ओडा के जरिए से काफ़ी ये एक इंटरेस्टिंग इंक्लूजन था। पर जब हम बात करते हैं ये ग्रुप के स्ट्रेंथ के बारे में, उनके डिमीनर के बारे में, उनके पावर्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप काफ़ी एक अंडरवेलमिंग ग्रुप मेरे को दिखाई दे रहा है। अब हमको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट हुआ था 800 साल पहले। वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया था। 20 किंग्स साथ में मिलके आए, उन लोगों ने डिफीट किया द ग्रेट किंगडम को। हमको पता नहीं है ये एक जो एंशिएंट किंगडम है उसका नाम क्या है हमको पता नहीं है, पर उसको डिफीट करके एक ग्रेट वॉर में उन लोगों ने अपने एनिमीज को डिफीट करके अपना वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। हमको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो एक्चुअल में संभाल रहा है वो है ईमू, वो मतलब पूरे दुनिया का रूलर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट का पावर भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है ओडा ने, इन सेंस कि कई सारे कंट्रीज वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अफिलिएटेड है, और जो कोई भी कंट्रीज वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अफिलिएटेड है उन लोग रॉयल ट्रिब्यूट्स पे करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को। वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जिस कंट्रीज ने अपने आप को अफिलिएट नहीं किया है उनको ग्लोबल स्टेज पे पराया माना जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को प्लंडर किया जाता है, उन लोगों को एक तरीके से इंसान भी नहीं माना जाता है। अब ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जैसे कि वानो कुर्नी जो लैंड ऑफ समुराइज कहा जाता है, उन लोगों ने अपने कंट्री को क्लोज्ड ऑफ कंट्री बना दिया था। उन लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे बाहर की दुनिया के साथ कई सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से। और बाद में एल्बेफ भी एक कंट्री है जो बेसिकली लैंड ऑफ जायंट्स है, और वहाँ पर अपना वर्ल्ड गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ करते नहीं है क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एल्बेफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हालांकि हम लोगों ने वानो कुर्नी और एल्बेफ के आंख में देखा है। वानो कुर्नी के आंख में हम देख रहे थे एंडिंग सेक्शंस में वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहते थे कि उन लोग टेक ओवर करे पूरे वानो कुर्नी आइलैंड के ऊपर, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। और अभी एल्बेफ में हम देख रहे हैं कि ईमू कोशिश कर रहा है कि वो पूरे एल्बेफ को अपने डोमिनियन में लेके आए। वर्ल्ड गवर्नमेंट एज अ मिलिट्री पावर उन लोगों ने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से बाइफर्केट किया है एज अ मिलिट्री पावर। हमको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर को, हायरार्की को उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप किया है। फॉर एग्जाम्पल हमको कई सारे रैंक्स में मरीन्स दिखाई देते हैं, वाइस एडमिरल है, एडमिरल है, बाद में हमको फ्लीट एडमिरल दिखाई देता है, 3 एडमिरल्स जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं सब सारे वाइस एडमिरल्स और डाउनवर्ड स्ट्रीम्स ऑफ रैंक को। और उनके ऊपर आता है फ्लीट एडमिरल जो अभी अकाइनू है, अकाइनू संभाल रहा है फ्लीट एडमिरल का पोजीशन। फ्लीट एडमिरल रिस्पॉन्सिबल है या वो अकाउंटेबल है 5 कोरोसेस के विशेस को बेसिकली प्रोपगेट करने के लिए। 5 कोरोसेस एक्चुअल में सब सारी चीज़ों को संभालते हैं ऑन अ सरफेस लेवल। उन लोग एंश्योर करते हैं कि उनका जो पावर है, उनका जो स्ट्रेंथ है, अथॉरिटी है, वो सब सारे दुनिया के ऊपर बना रहे। हमको वर्ल्ड गवर्नमेंट का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या जो डिपार्टमेंट है, जो ग्रुप है जो बेसिकली इंटेल गैदरिंग का काम करता है, वो है साइपरपोल के बंदे। हमको CPO CP9 के बारे में पता चल रहा था। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट एज अ स्ट्रक्चर काफी एक सफिस्टिकेटेड, काफी एक वेल बैलेंस स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से उन लोग इतने साल तक अपना अथॉरिटी बना के रखे हैं। तो जब इस सीरीज में हमको पता चलता है कि और एक ग्रुप है जो बेसिकली मारीचोआ पे सब सारे लोगों को चेक पे रखता है, वर्ल्ड नोबल्स के ऊपर अथॉरिटी है उनका, उन लोग जजमेंट पास करते हैं वर्ल्ड नोबल्स के डिस्प्यूट के ऊपर, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये पूरे ग्रुप के लेके बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थे कि ये ग्रुप कैसा होने वाला है, क्या उन लोगों का पावर होने वाला है। मेरे भाई जिस तरीके से ड्रैगन ने इस पूरे ग्रुप को हाइप अप किया था, वी वे गोइंग एब्सोल्युटली नट्स अबाउट इट कि हाँ यार ये एक ग्रुप है जो बेसिकली मारीचोआ पे मतलब अथॉरिटी जताता है अपना। ड्रैगन इसके बारे में बात कर रहा था। हमको पता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी मारीचोआ के सप्लाई चेन्स को चोक कर रहे थे। उन लोग कई सारे कंट्रीज जो बेसिकली रॉयल ट्रिब्यूट्स भेज रहे थे मारीचोआ के ऊपर, उसको उन लोग चोक कर रहे थे। उन वेसल्स को उन लोग मतलब किडनैप कर रहे थे, लूट रहे थे। तो ड्रैगन ये सब सारी चीजें करके वो हमको बताता है, वो बोलता है कि किस तरीके से अब बहुत ही कम समय में मारीचोआ पे होली नाइट्स को बेसिकली असेंबल किया जाएगा, होली नाइट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। और ड्रैगन इसको हाइप अप करते हुए बोल रहा था कि ये बेसिकली रियल चैलेंज होने वाला है। तो होली नाइट्स को लेके जनरल वन पीस फैन में हाइप बहुत ज्यादा ही हाई था। हमको फिगारलैंड गार्लिंग दिखाई देता है जो बेसिकली शैंक्स का बाप है। एगेड आइलैंड के एंडिंग सेक्शन में हमने देखा था कि सैंजी गार्सिया सैटन जो बेसिकली वन ऑफ द एल्डर्स है वो खुद आया था एगेड आइलैंड पे। हमको पता है कि वो आने के बाद, वो अपने आप को इन्वॉल्व करने के बाद एगेड आइलैंड पे उसने कर्स ऑफ अबिस के जरिए से सब सारे 5 एल्डर्स को, सब सारे रिमेनिंग एल्डर्स को बुला लिया था। और हम देख रहे थे कि सब सारे एल्डर्स फाइट कर रहे थे। उनका मोटिव था कि उन लोग स्ट्राइड पायरेट्स को एस्केप करना नहीं देना चाहते थे, पर फिर भी स्ट्राइड पायरेट्स एस्केप करते हैं। और हम देखते हैं कि ईमू बेसिकली सैंजी गार्सिया सैटन का जो मिशन था वो फेल हो गया था। इस वजह से ईमू सैंजी गार्सिया सैटन
सैटर्न को ही बेसिकली इरेज कर देता है। वो बहुत ज्यादा क्रेजी मोमेंट था, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर इमू बेसिकली कोई भी मर्सी शो नहीं करता है सैंजी गार्सिया सैटर्न के ऊपर। तो एक आइलैंड के डिबैकल के बाद हम देख रहे थे कि 5 एल्डर्स में से एक पोजीशन वेकेंट था सैंजी गार्सिया का डेथ होने के बाद, और उसी पोजीशन को फिल करते हुए हमको दिखाई दे रहा था फिगारलैंड गार्लिंग। एल्बेफ आर्क में हम लोग जब एंटर करते हैं तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो रहा था कि ओडा बेसिकली होली नाइट्स को एज अ मेन एंटेगनिस्ट की तरह पोजीशन कर रहा था पूरे एल्बेफ आर्क के लिए। हम देखते हैं कि होली नाइट में से शैमरॉक और गुनको आते हैं प्राइमरली लोकी को रिक्रूट करने के लिए उनके रैंक्स में, पर लोकी ऑब्वियसली मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि उसके बाप के साथ क्या होता है, उसके डैड के साथ क्या हुआ था, उसके डैड किंग हैरल्ड ने क्या किया था। वो अपने आप को अफिलिएट करवाना चाहता था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, डीप कॉन्फिडेंट साइन करता है और किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको बिट्रे किया था। तो वो सब सारा हिस्ट्री हमको लोकी के बारे में पता है और किंग हैरल्ड के बारे में पता है। तो ऑब्वियसली लोकी ज्वाइन नहीं करना चाहता था होली नाइट्स के रैंक्स में। तो अभी करंटली एल्बेफ आर्क में सिचुएशन ये है कि इमू ने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, उसने गुनको के बॉडी के ऊपर पोजेशन लिया है, और हम देख रहे हैं नए होली नाइट्स के मेंबर जैसे कि सेंट सोमस और कलिंगम जैपलिन। यहाँ पर इमू होली नाइट्स के जरिए से वो पूरे एल्बेफ कंट्री को अपने डोमिनियन में लाना चाहता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि एल्बेफ का स्ट्रेंथ, जायंट्स का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है फाइनल वॉर में। अब जो मेरे को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात लगता है इमू के बिहेवियर को लेके इन रिस्पेक्ट टू होली नाइट्स एंड 5 एल्डर्स, तेरे को एक यहाँ पर स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। इमू हमको पता है कि जब उसने सैंजी गार्सिया सैटर्न को, मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था सैंजी गार्सिया सैटर्न के ऊपर, तो उसने सैंजी गार्सिया सैटर्न को इरेज कर दिया था कंप्लीटली। हमको पता है कि 5 एल्डर्स नीड डाउन करते हैं, उन लोग सब सारे ख्वाहिश जो है इमू का, उन लोग उस पूरे ख्वाहिश को एनेक्ट करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। वो सब सारी चीजें है, पर जो बर्ताव इमू का यहाँ पर 5 एल्डर्स के साथ हम देखते हैं वही सेम तरीके का बर्ताव हमको होली नाइट्स की तरफ नहीं दिखाई देता है इमू का। जब हम एल्बेफ में देख रहे थे कि सेंट सोमस बहुत ज्यादा एक डायर सिचुएशन में था, जैपलिन बहुत ज्यादा एक डायर सिचुएशन में था, तब हम देख रहे थे कि इमू ने अपना ग्रेस एक्सटेंड किया था सेंट सोमस के लिए। तो कहीं ना कहीं इमू थोड़ा मतलब उसके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है होली नाइट्स के मामले में रादर देन 5 एल्डर्स। अब ऑब्वियसली 5 एल्डर्स और होली नाइट्स के पास, दोनों लोगों के पास डीप कॉन्फिडेंट है, उन लोगों ने वो साइन किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इस वजह से उनको होली नाइट का दर्जा दिया गया है। वो सब सारी चीजें सेम है, पर जो इमू का बर्ताव है दोनों ग्रुप की तरफ वो थोड़ा डिफरेंट है। प्लस यहाँ पर जो और एक बात है होली नाइट्स और 5 एल्डर्स के बीच में, अदर देन द फैक्ट दैट 5 एल्डर्स काफी इंटिमिडेटिंग थे यार, और अभी भी मुझे लगता है कि 5 एल्डर्स अच्छा मतलब एक थ्रेट पोस्ट करते हैं रादर देन कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं होली नाइट्स को लेके। पर जो और एक यहाँ पर बात है वो ये है कि होली नाइट्स में हमको सबसे सारे लोगों का डेविल फ्रूट के बारे में पता है, जैसे कि हमको पता है कि गुनको ने एरो रिलेटेड डेविल फ्रूट कंज्यूम किया, वो पेरिमीसिया टाइप डेविल फ्रूट है। कलिंगम ने ईबा नोमी कंज्यूम किया है, थॉन फ्रूट कंज्यूम किया है जो बेसिकली पेरिमीसिया टाइप डेविल फ्रूट है। कलिंगम ने ड्रैगन फ्रूट कंज्यूम किया है जो बेसिकली एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है। शैमरॉक के सोड ने एक डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है जो बेसिकली जोन टाइप डेविल फ्रूट है सर्बिसॉरस। अब हमको पता नहीं है कि शैमरॉक का डेविल फ्रूट क्या है, पर वो मतलब मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि हमको सब सारे होली नाइट्स के डेविल फ्रूट के बारे में पता है, पर हमको मतलब 5 एल्डर्स के डेविल फ्रूट के बारे में पता नहीं है। 5 एल्डर्स को हम लोगों ने एक आइलैंड पे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था डिफरेंट फॉर्म्स में, और उनका हमको नाम पता चला था, पर उनका डेविल फ्रूट क्या था वो हमको पता नहीं था। ठीक है, वो एक काफी एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को दिखाई दिया। हालांकि हम लोग बोल सकते हैं कि हमको सब सारे लोगों का नाम पता है कि उन लोग किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, पर वो कैसा डेविल फ्रूट है वो हमको पता नहीं है। मेरे को पर्सनली लगता है कि होली नाइट एज अ ग्रुप एक अच्छा इंक्लूजन है वन पीस के स्टोरी लाइन में, स्पेशली जब हम कंसिडर करते हैं उनके पर्पस के बारे में। पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एज अ फैंस हम लोग जिस तरीके से ये ग्रुप को देख रहे थे, हमको लग रहा था कि ये मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अब गलत मत समझ, उन लोग स्ट्रॉन्ग हैं, बट दे डू नॉट फील लाइक दे आर दैट काइंड ऑफ, दे आर कट आउट फ्रॉम द सेम क्लॉथ मैन। दे जस्ट फॉल शॉर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर पोर्ट्रेयल। जब हम बात करते हैं फीट्स के बारे में, जब हम बात करते हैं पावर अप्स के बारे में, नैरेटिव्स के बारे में, देयर इज नथिंग फ्रेश अबाउट देम। अब प्रेजेंट स्टोरी लाइन में होली नाइट्स को कौन लीड कर रहा है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि फिगारलैंड गार्लिंग का जब प्रमोशन हो गया था, वो 5 एल्डर्स में उसका इंक्लूजन हो गया था, उसके बाद होली नाइट्स को कौन बेसिकली लीड कर रहा है वो हमको पता नहीं है। मे बी शैमरॉक लीड कर रहा है होली नाइट्स को। मुझे लगता है कि एल्बेफ आर्क में अगर शैमरॉक का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो बहुत ज्यादा एक कूल इंक्लूजन होगा यार। तो मैं ये वीडियो के अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि होली नाइट एज अ ग्रुप बहुत ही अच्छी तरीके से बैठता है स्ट्रक्चरली वन पीस के स्टोरी लाइन में। हालांकि उन लोग बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग है, ओडा ने ये पूरे
ग्रुप को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया था। गॉड वैली आइलैंड पे उन लोगों ने वहाँ पर बहुत ही एक क्रूशल रोल प्ले किया था, वो बहुत ही एक क्रूशल एलिमेंट था वो पूरा ग्रुप उस पूरे आइलैंड पे, उस पूरे मिनी सेगमेंट में। पर जब हम बात करते हैं एज अ प्राइमरी और द मेन एंटेगनिस्ट ऑफ एन आर्क, ये मतलब दे हैड नो ऑरा इन माय ओपिनियन मैन, दे वर जस्ट लाइक मैं काइंड ऑफ अ थिंग। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज़ बात करना चाहता हूँ होली नाइट्स के बारे में। तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम लोग कैसे महसूस करते हो उस पूरे ग्रुप को लेकर? मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू मुझे याद रख की तरफ भाई, वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।